दोस्तों आज की वीडियो में हम विक्टोरियन एज को डिस्कस करेंगे, तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। इस एज की शुरुआत 1837 में हुई थी और इसका इख्तिताम तकरीबन 1901 में हुआ था। इस एज का नेम इस एज की रूलर क्वीन विक्टोरिया के नेम पर पड़ा है और क्वीन विक्टोरिया का शुमार ब्रिटेन की पावरफुल एम्प्रेस में से एक होता है। क्वीन विक्टोरिया की एज में ब्रिटेन एक सुपर पावर बन चुका था और इसने दुनिया भर के बहुत से इलाकों में अपनी कॉलोनीज बना ली थीं। और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 23% पॉपुलेशन यानी कि 400 से 412 मिलियन लोगों पर क्वीन विक्टोरिया ने रूल किया है। और अगर लैंड के हिसाब से ब्रिटिश एम्पायर को देखा जाए तो विक्टोरियन एज में ब्रिटिश एम्पायर 13.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक फैल चुकी थी। और उस वक्त इस एम्पायर के लिए एक कोट दी जाती थी कि द एम्पायर ऑन विच सन नेवर सेट्स, यानी कि ये एक ऐसी एम्पायर बन चुकी थी जिसका सूरज कभी गरूब नहीं होता था, एक जगह से डूबता था तो दूसरी जगह से निकल आता था। एक इंग्लिश ऑथर जी.के. चेस्टरटन ने इस एम्पायर के बारे में लिखा है कि इट हैड अ काइंड ऑफ डिग्निटी विच वी मे नेवर सी अगेन, कि इस एम्पायर की एक ऐसी इज्जत या ऑनर था जो कि हम फिर कभी नहीं देख सकेंगे। इसके अलावा अगर इस एज की बात की जाए तो इस एज में ब्रिटेन ने प्रॉस्पेरिटी और हार्डशिप्स दोनों देखी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नो डाउट ब्रिटेन में बहुत प्रॉस्पेरिटी आई थी और इसकी जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, लेकिन इन सब के साथ साथ अर्बनाइजेशन भी पीक पर थी। लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे थे और इन सब चीज़ों की वजह से वर्किंग क्लास बहुत मुतासिर हो रही थी। शहरों में सफाई का कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता था तो लोग इसकी वजह से बहुत सी बीमारियों में गिर रहे थे। अब चलते हैं इस एज की मोनार्की की तरफ। अगर इस एज की मोनार्की की बात की जाए तो इस एज में क्वीन विक्टोरिया, जिनका पूरा नेम अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया है, उन्होंने रूल किया था। ये जॉर्ज फोर्थ और विलियम फोर्थ की भतीजी थीं। जॉर्ज फोर्थ और विलियम फोर्थ का कोई लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं था तो मोनार्की इनके पास आ गई थी और इन्होंने केवल 18 ईयर्स की एज में मोनार्की संभाल ली थी और इन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मिली थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऐसी मोनार्की को बोलते हैं जिसमें एक मोनार्क की पावर लिमिटेड होती हैं और वो पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर कोई मेजर एक्शन या लॉ नहीं बना सकता था। अगर क्वीन विक्टोरिया की बात की जाए तो इनके पावर्स भी लिमिटेड थीं। इनके एज में भी ज़्यादातर पावर्स पार्लियामेंट के पास थीं। अब चलते हैं इस एज के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स और इन्वेंशंस की तरफ। अगर इस एज के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स या इन्वेंशंस की बात की जाए तो फर्स्ट पर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। बेसिकली इस एज में टेक्नोलॉजी एडवांस होना शुरू हो गई थी और इसी एज में रेलवे भी दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। 1829 में जॉर्ज स्टीफनसन और उसके बेटे रॉबर्ट स्टीफनसन ने रॉकेट के नाम से एक जदीद स्टीम लोकोमोटिव इंजन इन्वेंट कर दिया था और जॉर्ज स्टीफनसन को फादर ऑफ रेलवेज भी बोलते हैं। इस इंजन की टॉप स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर थी और ये उस वक्त एक हैरानकुन बात थी। और एक अंदाजे के मुताबिक 1850 तक ब्रिटेन ने 6000 माइल्स लंबी रेलवे ट्रैक भी बिछा ली थी और इसी रेलवे ट्रैक की वजह से ब्रिटेन की ट्रेड और टूरिज्म दोनों में इजाफा हो रहा था। और फिर 1863 में ब्रिटेन ने अपनी पहली लंदन अंडरग्राउंड के नाम से अंडरग्राउंड रेलवे भी बना ली थी। और फिर 1890 के आसपास ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलना भी शुरू हो गई थीं। जमीन पर तो ब्रिटेन का राज था ही, लेकिन अब इसने अपनी जड़ें समुंदर में भी पकड़ना शुरू कर दी थी। विक्टोरियन एज में शिप्स में भी इनोवेशन आ गई थी और स्टीम शिप्स चलना शुरू हो गई थी, जिससे पुरानी शिप्स का राज खत्म हो गया था और ब्रिटेन की डोमिनेंस जमीन के अलावा समुद्रों पर भी फैल गई थी। विक्टोरियन एज में यानी कि 1880s में सेफ्टी बाईसाइकिल भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसका सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास को हुआ था क्योंकि वो आसानी से कहीं भी जा सकते थे। और फिर 1885 में कार्ल बेंज नामी एक बंदे ने ऑटोमोबाइल, जो कि एक किस्म की कार है, वो भी इन्वेंट कर दी थी। इसकी टॉप स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर होती थी और उस वक्त ये ऑलमोस्ट $150 की सेल होती थी। इसके अलावा विक्टोरियन एज में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में दुनिया का पहला टेलीफोन भी इन्वेंट कर दिया था और 1846 में एलियस ने सीविंग मशीन यानी कि सिलाई मशीन भी इन्वेंट कर दी थी। इसके अलावा 1879 में थॉमस एडिसन ने बल्ब भी इन्वेंट कर दिया था। सेकंड पर आते हैं सोशल रिफॉर्म्स। इस एज में बहुत सी रिफॉर्म्स आई थी, जैसे कि 10 आवर्स एक्ट ऑफ 1847। इस एक्ट के तहत एक बिल पास किया गया था कि वुमेन और यंग पीपल दिन में सिर्फ 10 घंटे काम करेंगे। इससे पहले 1842 में माइंस एक्ट के नाम से एक एक्ट पास हुआ था जिसमें वुमेन और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अंडरग्राउंड कोल माइंस में काम करने से मना कर दिया गया था। इसके अलावा मिल्स वगैरह में काम करने वाली ख़वातीन ने भी 1888 में मैच गर्ल स्ट्राइक के नाम से एक प्रोटेस्ट किया था,
जिसमें इन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी। इनकी बात मान ली गई थी और इनकी सैलरीज बढ़ा दी गई थी और इनके वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव कर दिया गया था। और फिर इसी की देखा देखी 1889 में डॉकर स्ट्राइक के नाम से एक स्ट्राइक शुरू हुआ था। डॉकर एक ऐसे बंदे को बोलते हैं जो कि शिप से सामान लोड और अनलोड करता है। बेसिकली इस एज में डॉकर्स को बहुत से चैलेंजेस का सामना था। मसलन उनकी जॉब भी सिक्योर नहीं थी और इन्हें 1 घंटे के सिर्फ 4 पेंस मिलते थे। अब यहाँ ये बात याद रखिएगा कि 12 पेंस मिलकर 1 शिलिंग बनाते हैं और 20 शिलिंग का 1 पाउंड होता है। इन्हें इतनी थोड़ी सैलरी मिल रही थी तो ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड यूनियन ने इस प्रोटेस्ट में माली मुआवनत भी की थी और इस सब प्रेशर की वजह से ये स्ट्राइक कामयाब भी हो गया था और इनकी सैलरी 4 पेंस से बढ़ाकर 6 पेंस तक कर दी गई थी और वर्किंग कंडीशंस को भी बेहतर कर दिया गया था। इसी एज में शहरों की सफाई का ख्याल रखने के लिए 1848 में पब्लिक हेल्थ एक्ट के नाम से एक एक्ट पास हुआ था और लोकल बोर्ड्स बना दिए गए थे जिनका मेन पर्पस शहरों के सीवेज सिस्टम को साफ सुथरा रखना था। इसके अलावा इस एज में बहुत सी एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी आई थीं, जैसे कि 1840 में चैरिटेबल स्कूल्स बना दिए गए थे जिनमें फ्री एजुकेशन दी जाती थी। फिर 1870 में एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से एक एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट को फॉस्टर्स एक्ट भी बोलते हैं। इस एक्ट में 5 इयर्स से लेकर 12 इयर्स के बच्चों तक एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पेरेंट्स को थोड़ी सी फीस देनी पड़ती थी। फिर 1891 में फ्री एजुकेशन एक्ट पास हुआ था जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर दी गई थी। थर्ड पर आता है इंपीरियल एक्सपेंशन। विक्टोरियन एज में ब्रिटेन ने बहुत से देशों पर अपनी कॉलोनीज बना ली थी और इन कॉलोनीज बनाने का जो मेन पर्पस था इन कंट्रीज में से रॉ मटेरियल्स लाइक गोल्ड, कॉटन, रबर, डायमंड्स, टीज और स्पाइसेस वगैरह निकाल कर अपनी इकानमी को स्ट्रॉन्ग करना था। और 1876 में क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल भी मिल गया था। बेसिकली हुआ कुछ ऐसे था कि 1498 में जब वास्को ड गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था तो उस वक्त पुर्तगीज को इंडिया से ट्रेड करने की इजाज़त मिल गई थी और उन्होंने इंडिया से स्पाइसेस वगैरह यानी कि ये मसाले वगैरह ले जाने शुरू कर दिए थे। और फिर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर यानी कि एक इजाज़तनामा दे दिया था कि वो एशिया से ट्रेड कर सकेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, मद्रास जिसे अब चेन्नई बोलते हैं, मुंबई और कोलकाता में अपनी फैक्ट्रीज लगा ली थीं। और जब यहाँ ये आए थे तो इन्होंने देखा था कि यहाँ के लोग तो खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो इन्होंने इस दुश्मनी का फ़ायदा उठाने का सोच लिया था। इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रेटजी अपनाई थी और हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और दूसरे मज़ाहिब के लोगों को रिलीजन के नाम पर एक दूसरे से लड़वा दिया था और जो एक सदियां पुरानी बॉन्डिंग चली आ रही थी इन्होंने उनको ख़त्म कर दिया था। कुछ लोगों को जायदाद और पोस्ट वगैरह का लालच देकर इन्होंने उनसे अपने काम निकलवाए थे और साथ ही इन्होंने एलाइट क्लास के लोगों के साथ शादी कर कर सब कॉन्टिनेंट में अपने कदम मजबूत किए थे। इन्होंने पहली बार 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी के नाम से की थी जिसमें इन्होंने नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को शिकस्त दी थी और यहाँ भी इन्होंने नवाब के कमांडर मीर जाफ़र से बोला था कि तुम हमें इस वार में जितवा दो और हम तुम्हें नवाब बना देंगे। और मीर जाफ़र ने इस वार के दरमियान ही नवाब को धोखा दे दिया था और नवाब इस जंग में पकड़े गए थे और एंड पर मार दिए गए थे। और फिर 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर के नाम से एक बैटल हुई थी और बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गए थे। और फिर 1767 से 1799 तक एंग्लो मैसूर वार के नाम से एक वार की सीरीज हुई थी और इस वार में इन्होंने टीपू सुल्तान को शिकस्त देकर साउथर्न इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था। और फिर 1775 से 1818 के दरमियान एंग्लो मराठा वार के नाम से वार की एक सीरीज हुई थी और इन्होंने मराठा हुकूमत को कमज़ोर कर दिया था। इन्होंने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़वा दिया था और बाद में वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि ये सारे काम अभी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब ब्रिटेन के लोग ही हर जगह रूल कर रहे थे तो पूरे सब कॉन्टिनेंट की जो लोकल इंडस्ट्री थी वो तबाह होकर रह गई थी। लोग गरीब हो रहे थे और सबसे बड़ा काम ये हुआ था कि ब्रिटेन की जो आर्मी थी उसमें हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों काम कर रहे थे तो इन्होंने इन फील्ड राइफल का यूज़ करने के लिए बोला था और अब उस राइफल को ग्रीस वगैरह करने के लिए गाय और सूअर के गोश्त की चर्बी इस्तेमाल होती थी और जब हिंदुओं और मुसलमानों ने ये राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था तो उन्हें सख्त सजाएं दी गई थीं।
सजाओं के अलावा इन्होंने एक और रूल भी बना दिया था। इन्होंने ऐसे किया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से एक रूल बनाया था कि जिस स्टेट का कोई भी मेल वारिस नहीं होगा, ब्रिटेन उस पर कब्जा कर लेगी और वहां रूल करना शुरू कर देगी। इवन के ब्रिटेन की जो ये हुकूमत थी वो फीमेल वारिस को भी कबूल नहीं करती थी और ना ही अडॉप्टेड मेल हायर को। तो इस सब जुल्म की वजह से 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी। हम तो इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, लेकिन जो ब्रिटेन वाले हैं वो इसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के नाम से बुलाते हैं। उनके नज़दीक तो ये एक बगावत थी जो हम लोगों ने की थी। खैर, इंडिया ये वार हार गया था और इस वार में ऑलमोस्ट 6 लाख से 1 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन ने सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली थी। और फिर बाद में 1876 में क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और द टाइम्स के एक सर्वे के मुताबिक 1765 से 1900 के दरमियान ब्रिटेन इंडिया से $64.82 ट्रिलियन की वेल्थ समेट कर ले गया था। और इसके अलावा ब्रिटेन ने अफ्रीका में मौजूद गोल्ड वगैरह हासिल करने के लिए भी अपनी वहाँ कॉलोनीज बनाई थी और वहाँ भी इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करके ऑलमोस्ट 20 अफ्रीकन कंट्रीज पर कॉलोनीज बना ली थी। इसके अलावा हांगकांग, बर्मा, मलेशिया, फिजी, इजिप्ट और सिप्रस पर भी क्वीन विक्टोरिया के एज में कॉलोनीज बना ली गई थी। फोर्थ पर आता है साइंटिफिक एंड मेडिकल ब्रेक थ्रो। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम से एक थ्योरी दी थी और उसका कहना यह था कि जो भी स्पीशी अपने इर्द गिर्द के माहौल को अपना लेती है, यानी कि उसके मुताबिक अपने आप को डाल लेती है, वो सरवाइव कर जाती है। और बहुत सी स्पीशीज़ ने सरवाइव करने के लिए वक्त के साथ साथ इवॉल्व किया है, यानी कि उनमें वक्त के साथ साथ चेंजिंग्स आई हैं। और इसका यह भी कहना था कि ह्यूमन और एप्स जो कि बंदरों की एक किस्म है, उनके एंसेस्टर भी सेम थे, यानी कि ह्यूमंस भी पहले बंदरों की एक किस्म थे और फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने भी इवॉल्व किया है। जब डार्विन ने ये थ्योरी दी थी तो उस वक्त इसके पास कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं थे, तो इसकी वजह से इसे बहुत सी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा 1796 में एडवर्ड ने जौन सी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी उसे 1853 में कंपलसरी कर दिया गया था कि अब हर बच्चा ये वैक्सीन लगवाएगा और पैदा होने के पहले 3 मंथ्स में ये वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा 1885 में लॉयस पास्टर ने रेबीज वैक्सीन को भी इन्वेंट कर दिया था। और फिर 1846 में विलियम मॉर्टन ने पहली बार ईथर का यूज़ करके सर्जरीज की थी। इस ईथर का यूज़ जब किया जाता था तो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता था और उसे पेन वगैरह नहीं होती थी, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो 1847 में इसे क्लोरोफॉर्म के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। इसके अलावा 1869 में यानी कि विक्टोरियन एज में दिमित्री ने पीरियोडिक टेबल भी इन्वेंट कर दिया था। फिफ्थ पर आता है नेचुरल डिजास्टर्स एंड एपिडेमिक्स। बेसिकली इस एज में बहुत सी कुदरती आफात और डिजीज़ आए थे। अगर नेचुरल डिजास्टर्स की बात की जाए तो 1845 से 1852 के दरमियान आयरिश पोटैटो फेमाइन के नाम से एक ग्रेट फेमाइन आई थी और इसकी वजह से पोटैटो यानी कि आलू की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी और आयरलैंड की ज़्यादातर पॉपुलेशन का इन्हिसार पोटैटो पर ही था, तो इस वजह से फूड की शार्टेज हो गई थी और इसी फूड शार्टेज की वजह से ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी और 1 से 2 मिलियन लोग यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। इसी वजह से इस एज को हंगरी 40s भी बोलते हैं। और अगर डिजीज़ की बात की जाए तो पुअर सैनिटेशन की वजह से 1830 से 1860 के दरमियान 3 टाइम्स कोलरा की वबा आई थी। ये पहली बार 1831 से 1832 के दरमियान आई थी और इसने ब्रिटेन में हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर 1848 से 1849 के दरमियान ये दोबारा आ गया था और इसने लंदन, मैनचेस्टर और दूसरे शहरों को तबाह कर दिया था। और फिर जब 1853 से 1854 के दरमियान ये तीसरी बार आया था तो उस वक्त इसे रोकने की ज़रूरत महसूस की गई थी और फिर सफाई के अच्छे खासे इंतज़ाम किए गए थे। इसके अलावा इस एज में टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां भी आई थीं। सिक्स्थ पर आता है रिलीजियस एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स। इस एज में बहुत से रिलीजियस और फिलोसफिकल मूवमेंट्स आई थी। फॉर एग्जांपल 1833 से 1845 के दरमियान ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के नाम से एक रिलीजियस मूवमेंट आई थी जिसका मेन पर्पस क्रिश्चियनिटी के पुराने ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस को वापस लाना था। ये पुराने रिलीजन को वापस लाना चाहते थे और जो चेंजेस प्रोटेस्टेंट लेकर आए थे ये उन्हें ख़त्म करना चाहते थे। और चूंकि ये मूवमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से शुरू हुई थी तो इसलिए इस मूवमेंट का नेम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट पड़ गया था। और इस मूवमेंट के अगर की फिगर्स की बात की जाए तो उसमें जॉन हेनरी, एडवर्ड पजी और जॉन कैबल वगैरह जैसे लोग शामिल थे और ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से कनेक्टेड थे।
इसके अलावा इस एज में सेकुलरिज्म और एग्नोस्टिसिज्म ने भी जन्म ले लिया था। सेकुलरिज्म की अगर बात की जाए तो ये एक आइडिया है कि रिलीजन और गवर्नमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं और इन दोनों को अलग रखना चाहिए, और जो भी लॉ और पॉलिसीज किसी कंट्री के लिए बनाई जाएंगी उनमें रिलीजन का साया नहीं होना चाहिए, यानी कि उन पर रिलीजन किसी भी तरह से असरअंदाज नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट के ये लोग चाहते थे कि रिलीजन अपने काम से काम रखे। अगर एग्नोस्टिसिज्म की बात की जाए तो ये एक बिलीफ है कि गॉड की एग्जिस्टेंस जो सी है वो लॉजिकली अननोन है। कुछ लोगों का कहना था कि हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम ये जांच सकें या ढूंढ सकें कि गॉड एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। बेसिकली विक्टोरियन एज में लोगों के ख्यालात बढ़ चुके थे। कुछ लोग मानते थे कि गॉड है, जबकि कुछ कहते थे कि अगर वो है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा, और अगर वो है तो वो हमें इन बीमारियों और वबा वगैरह से क्यों नहीं बचा रहा। इसके अलावा इस एज में स्पिरिचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट भी था। यह एक आइडिया था कि जब लोग मर जाते हैं तो उनकी रूहें बाद में जिंदा लोगों से बातचीत कर सकती हैं। अब जब ये आइडिया सामने आया था तो कुछ लोग खुश हो गए थे कि वो अपने प्यारों से, यानी कि जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकेंगे। अब पता नहीं ये सच था या नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे किया था कि वायर्स वगैरह का जुगाड़ लगाकर फ्रॉड करना शुरू कर दिया था और ये लोगों से अच्छी खासी रकम भी वसूल कर लेते थे। ये थी कुछ इन्वेंशंस और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स वगैरह। अब चलते हैं सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। अगर इस सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो फर्स्ट पर आता है जेंडर रोल। अगर जेंडर रोल की बात की जाए तो इस सेज में वुमेन के लिए एंजल इन द हाउस का टाइटल यूज होता था। ऑल्दो इस सेज में रूलर एक वुमेन थी, लेकिन फिर भी वुमेन पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी। सोसाइटी का मानना था कि औरतों का काम सिर्फ घर संभालना है, बच्चे संभालना है और अपनी चैस्टिटी या विर्च्यू की हिफाजत करना है, और इनका बिला वजह घर से निकलना बुरा समझा जाता था। लेकिन लोअर क्लास की औरतें काम करने के लिए बाहर जाती थीं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इस एज में वुमेन को एजुकेशन भी लिमिटेड दी जाती थी, और जो दी जाती थी उसमें भी इन्हें नीडल वर्क, म्यूजिक और मैनर्स जैसे काम सिखाए जाते थे। और जब भी किसी वुमेन की शादी होती थी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड के पास चली जाती थी। लेकिन फिर 1870 से 1882 के दरमियान मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से कुछ एक्ट पास हुए थे, और वुमेन को इस बात की इजाज़त दे दी गई थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकती हैं और इससे अर्निंग भी कर सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर मैन की बात की जाए तो सोसाइटी का मानना था कि मैन का काम रोजी रोटी कमाना और लीडरशिप जैसे अमूर देखना है। इस एज में मर्दों को मुकम्मल आज़ादी थी, वो चाहे जो एजुकेशन हासिल कर सकते थे और उनके पास वोट्स के राइट भी थे। इन शॉर्ट कि उन्हें हर किस्म का हक दिया गया था, वो जहाँ चाहे जा सकते थे, इवन कि वो ब्रॉथल्स वगैरह में भी जा सकते थे। उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, सारी रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ वुमेन के लिए थीं। सेकंड पर आता है प्री रेफ्लाइट मूवमेंट। बेसिकली विक्टोरियन एज की शुरुआत में आर्ट वगैरह में जो रूल्स फॉलो किए जाते थे वो एक इटालियन पेंटर राफेल के थे। ये राफेल रेनेसांस के टाइम का एक पेंटर और आर्किटेक्ट था, और माना जाता था कि इसकी पेंटिंग्स में क्लैरिटी है। इन शॉर्ट के जो भी रेनेसांस के टाइम्स के रूल थे वो इसकी पेंटिंग में पाए जाते थे, और इसकी पेंटिंग ने जो ओल्ड मेडिवल पेंटिंग थी उन्हें रिप्लेस कर दिया था। अब जो रूल्स इसने बनाए थे वो विक्टोरियन एज तक चले आ रहे थे, और राफेल के ही रूल्स को रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में भी सिखाया जाता था। तो 1848 में इन रूल से तंग आकर डांते गाब्रिएल, जॉन इवरेट और विलियम हॉलमैन ने, इन तीनों बंदों ने प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड के नाम से एक मूवमेंट शुरू कर दी थी, जिसका मेन पर्पस ओल्ड मेडिवल टाइम में रूल्स फॉलो होते थे उन्हें वापस लेकर आना था। मतलब कि ये पहली जैसी पेंटिंग्स और आर्किटेक्ट जो कि रेनेसांस से पहले था उसे वापस लाना चाहते थे। इसके अलावा हमें इनके वर्क्स में रियलिज्म, ब्यूटी, लव, मॉर्टैलिटी वगैरह जैसी थीम्स भी नजर आती हैं। लास्ट पर आता है लेयर एंड एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो इस स्टेज में एंजॉयमेंट के लिए बहुत से नए थिएटर्स और म्यूजिक हॉल्स बन गए थे, और इन थिएटर्स वगैरह में शेक्सपियर के प्ले के अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेस भी दिखाए जाते थे, और इसके अलावा सिंगिंग, डांसिंग वगैरह भी कॉमन बन चुके थे। इस स्टेज में लोगों ने लिटरेचर में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, और वो फ्री टाइम में बैठकर रीडिंग वगैरह करते थे। इसके अलावा विक्टोरियन एज में क्रिकेट को भी ऑफिशियल स्टेटस दिया गया था, और 1844 में कनाडा और यूएस के दरमियान पहला इंटरनेशनल मैच भी खेला गया था। इसके अलावा इस एज में बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स लाइक ऑस्टन विला, मैनचेस्टर यूनाइटेड और एवर्टन वगैरह भी बन गए थे। इन शॉर्ट की एज में एंटरटेनमेंट वगैरह बहुत पॉपुलर बन चुकी थी, और लोगों ने जो पिछली एज की रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें ख़त्म कर दिया था। ये गुलामी की जंजीरों से निकल आए थे और इन्होंने सही मानों में अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया था।
ये था कुछ विक्टोरियन एज के बारे में। विक्टोरियन एज के लिटरेचर को हम लोग डिटेल में अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।